नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज के क्लासेस में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका देखो क्लास 7 के लिए है। वो भी एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो है क्लास 7 के लिए इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन तो लाइन बाय लाइन इसका पूरा चैप्टर को किया जाएगा। चैप्टर 4 है वायु का, ज्योग्राफी का। और इसमें देखो इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि एक तो आप अगर बात करो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे बीपीएससी हो, पीएससी हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी वगैरह, इन सभी की अगर तैयारी करते हैं तो उन सभी में आपको ध्यान देना होता है। सिलेबस बोलता है क्लास 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ना है, उसी से पूछेगा। तो उसी का लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। बहुत जगह इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेगा, आज हम पूरा प्रॉपर हिंदी मीडियम में समझेंगे डिटेल से। तो आइए आपके लिए क्लासेस जो महत्वपूर्ण रहेगा, तो बिना देरी के लिए शुरू करते हैं इस क्लासेस को। चैप्टर 4। बाकी बहुत सारे जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, सारे आप जाके देख सकते हो चैनल पर। आपको बस अपना सब्जेक्ट का नेम सर्च करना है, चैप्टर का नेम, और साइड में लगा देना है राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तुरंत आपको वो वीडियो मिल जाएगा। चैप्टर है आपका वायु। अब चैप्टर का नाम है वायु। वायु का मतलब क्या होता है? हवा होता है, ठीक है। अब हवा क्या है? हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई, हमारे चारों ओर तो एयर है, यानी एयर अराउंड अस पढ़ते हैं हम इसे अपना वायुमंडल कहते हैं। अब जैसे पृथ्वी जो है वो सभी जीवी जीव रहने के लिए, सभी जीवी जीवों को रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। अगर हमारे पास हवा नहीं रहेगी तो हम जीवित कैसे रहेंगे, सांस कैसे लेंगे? यह जो है हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। और जो सूर्य है, सूर्य की किरण है, उसके जो हानिकारक रे होता है, उनकी रे से हमें रक्षा भी करता है, ये याद रखना। यदि सुरक्षा की यह चादर अगर ना हो, ये वायुमंडल अगर हमारा ना हो, तो हम जो है दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल जाएँगे, और रात के समय में ठंड से हम जम जाएँगे। समझ सकते हो? अगर नहीं रहा ये वायुमंडल तो हम तो दिन में तो पिघल जाएँगे और रात में जो है जम जाएँगे। तो कैसी बात है? अब अंततः ये जो है हम इसे वायु राशि इसे कह सकते हैं, जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने के लिए योग्य बनाया है। ठीक है? और ये पहले ऐसा नहीं था, वो धीरे-धीरे करके जो है हज़ारों साल बीतते-बीतते ये हुई है। अब बात करें, यहाँ पर एक पॉइंट कहता है कि क्या आप समझते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं वो भी हमारे लिए ज़रूरत है। ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड हम साँस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो हम साँस लिए ऑक्सीजन, छोड़े कार्बन डाइऑक्साइड, जो पेड़ लेता है, ठीक है? पेड़ उससे जो भी है भोजन वगैरह बनाता है, फिर वो हमें प्रदान करता है, फिर हमें जो है वो ऑक्सीजन देता है पेड़, जिससे हम साँस ले पाते हैं, क्योंकि पेड़ लगाना ज़रूरी है। अब देखो, जैसे एक इसलिए हम इसे जैसे ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस जो गैस है यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस भी कह देते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है। किंतु जब कारखाना एवं कार के धुएँ से वायुमंडल में इसका असर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, और इसे भूमंडलीय ताप ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। जैसे ग्रीन हाउस की बात करें तो बहुत जगह पर ग्रीन लाइन आपको देखने को मिलता है। तापमान में इस वृद्धि के कारण जो है पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जो जमी हुई बर्फ है वो पिघलती है, और जिसके परिणामस्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो जाता है, और जिसे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। और अधिक अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। ठीक है? चलिए, आगे चलेंगे अपने टॉपिक पर। आगे हमको बताता है वायुमंडल का संगठन क्या है। जैसे क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैस हैं जिससे वायुमंडल का बड़ा भाग बना होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, हीलियम होता है, ओजोन परत है, ओजोन गैस होती है, आर्गन होती है, हाइड्रोजन होती है। ये सब कम मात्रा में पाई जाती है। यानी हमारा पूरा पृथ्वी का वायुमंडल नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड देखो कितना परसेंट, 0.03% है। आर्गन देखो, अन्य सभी जो भी गैस है वो देखो, ठीक है। अब यहाँ पर तो एक गैस है। अब इन गैसों के अलावा जो है धूल के भी छोटे-छोटे कण जो है हवा में मौजूद होते हैं। सही बात है। जैसे चित्र 4.1 में हम देख रहे हैं वायु के संगठन के लिए। अब यहाँ पर जो है ये कहता है कि इसमें एक वृत्ताकार रेख दिखाया गया है, जिसमें वायुमंडल के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। अब जैसे
धूलकण धूलकण अगर देखो नॉर्मल सी बात करो, अगर आप खुली आँखों से दिन में देख रहे हो तो कहाँ कुछ धूल दिख रहा है हमको, नहीं दिख रहा है। वहीं रात के टाइम में क्या करो अंधेरा रहे और अंधेरा में भी तो आपको और नहीं दिखेगा, इसलिए आपको क्या करना है अंधेरा में एक टॉर्च ले लेना है, टॉर्च जला के देखना। फिर देखिएगा कितने आपके सामने जो है चिमचिम चिम चमकते रहेंगे बहुत सारे धूलकण। अब जितने भी वो धूलकण है आप उसी से अनुमान लगा सकते हो कि हम दिन में जो है उसी के बीच रहते हैं। हालाँकि वो इतना छोटा है हमें दिखाई नहीं देता है, हालाँकि उससे हमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं और बहुत सारे वो जो देखो उम, जो बात करें इसीलिए तो कहते हैं कि मुँह से साँस नहीं लेना है, नाक से साँस लेना है, ठीक है? और नाक से साँस लेते हो तो जो भी नाक के अंदर साँस हवा जाती है, वो रहती है अंदर जाती है, साँस लेते हैं हम छोड़ते हैं। लेकिन बाद में देखो आपके नाक में जो है बहुत सारे मल जो है जमा होने लगते हैं। अब जो मल जमा होते हैं जिसको आप साफ करते हो, वही धूलकण ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है? जो एक जगह जमा हो जाती है, सूख जाती है जाके। बाकी अगर आँख आँख की आप कीची को देखो जो आप सुबह उठते हो, तो आपकी आँख में देखो कितने सारे कंकड़ वगैरह जो भी निकलते हैं सुबह-सुबह, तो वो भी जो है वही होता है क्योंकि जो आँख में भी आपका लगता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो अपने आप बाहर निकल जाता है। तो ये आपका जो है एक धूलकण है, ठीक है? अब जैसे हम बात करें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जैसे गैस जो है वायु में है सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है, याद रखें 78%। अब ये क्या है? जैसे वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली ये गैस है, जब हम साँस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधे को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता जो है वो होती है और वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधा इसका प्रयोग कर सकते हैं और ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है और मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं और मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है? और जब वायु गर्म होती है तो फैलती है, हल्की होकर ऊपर उठती है, ठंडी वायु संघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है और गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता है, ठीक है? वर्षा होती है। देखो काफ़ी सारे यहाँ पर जो है क्या भूमंडलीय तापमान आज के विश्व में एक गंभीर समस्या है, उसके बारे में भी जो है ग्लोबल वार्मिंग के भी बारे में देखो काफ़ी सारी न्यूज़ में भी आपको अपडेट देखने को मिलते रहते हैं। वायु वायुमंडल की आखिर अच्छा संरचना कैसे हुई? देखो, हमारा वायुमंडल 5 परतों से विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है। इसमें हमारा क्षोभ मंडल आपका आता है, इसमें आपका समताप मंडल, मंडल, वायुमंडल, बाहरी मंडल, यानी एक देखो जैसे ज़ोम मंडल है। ये जो है ये परत जो है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है और इसका जो है अ इसकी जो है औसत ऊँचाई जो है लगभग 13 किलोमीटर की होती है। यह जो है हम इसे मंडल में मौजूद वायु में साँस लेते हैं इसी मंडल में और मौसम की लगभग सभी घटनाएँ जैसे वर्षा, कोहरा, आलो वर्षण इसी परत के अंदर होती है। एक है आपका एक है आपका समताप मंडल। ये आपका देखो ज़ोप मंडल हुआ, हम यहाँ पर रहते हैं नीचे, फिर आपका समताप मंडल, ठीक है? समताप सीमा। अब समताप से सीमा में क्या होता है, जैसे क्षोभ मंडल के ऊपर का ये भाग जो है समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊँचाई तक फैला होता है। यह परत जो है बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। इसके फलस्वरूप यही यहाँ की जो परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है और समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओज़ोन गैस की परतें होती है और यह परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करता है। मध्य मंडल क्या आता है? देखो मध्य मंडल देखना ध्रुव मंडल से ऊपर जो है आपकी हवाई जहाज उड़ती है, ये हमेशा याद रखना बादलों के ऊपर से उड़ती है ना,
एक है मध्यमंडल। यह जो है वायुमंडल की तीसरी परत है, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग जो है 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, ये याद रखना। मध्यमंडल में एक आता है आपका बाह्य मंडल। ये बाह्य मंडल क्या है बताइए? बाह्य मंडल, बहिर्मंडल आएगा। तो बाह्य मंडल जैसे का मतलब है कि जैसे इसमें क्या होता है कि बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ जो है तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है, और आयन मंडल इस परत का एक भाग है, और यह जो है 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है, और ये जो है रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है, और वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित जो रेडियो तरंग है इसी द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दिए जाते हैं। वायुमंडल, वायुमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। इस वायु की पतली परत होती है और हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। एक है मौसम एवं जलवायु। ये क्या है? मौसम एवं जलवायु क्या है? जैसे क्या आज वर्षा होगी? क्या आज वर्षा होगी? या क्या आज इस दिन साफ होगा? धूप निकलेगी? कितनी बार हमें क्रिकेट प्रेमियों के मुँह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा, सही बात है। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क इसके स्पीकर हैं, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थितियां होती है, और आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। और क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? अब आइए तापमान पर। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है, और वायु में मौजूद ताप एवं जो शीतलता है उसके का परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है, और शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। आत्मन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, और सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आत्मन कहलाती है। आत्मन जो है सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता है। ठीक है? अब जैसे क्या क्या आप समझ गए हैं कि समझ गए होंगे कि जो ध्रुव है वो बर्फ से क्यों ढका होता है? यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है तो यह जो है इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगर का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय एस्फाल्ट ऐसी बनी सड़कें एवं धातु और जो कंक्रीट है उससे बने भवन गर्म हो जाते हैं, और रात में उस समय जो है ऊष्मा मुक्त हो जाती है, और नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। वायु दाब क्या है भाई? तो यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का जो दाब है वो हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, और पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है, और वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगते हैं, और समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। ठीक है, सर्वाधिक होता है, और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है, और अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है, और निम्न दाब बादलयुक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह जो है भारी होता है, और भारी वायु निम्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं जो स्वच्छ आकाश है वो होता है, और वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करता है।
पवन क्या है? वैसे उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं और आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उठाती है, उड़ाती है अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है, तो कभी-कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते हैं, उड़ाते देख सकते हैं और कभी-कभी पवन इतनी तेज हो जाती है, इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है और आपने आवश्यक अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए। जब तेज पवन के लिए कारण अपने लिए समस्या उत्पन्न हो गई है, तो पवन को मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। अब जैसे 3 प्रकार क्या-क्या है भाई? तो 3 प्रकार आपके जो इसमें आ जाते हैं, उसमें आपका पहला देख लो, एक है आपका अस्थायी पवन, व्यापारिक पश्चिमी एवं जो पूर्वी पवन है, वो अस्थायी पवन और ये जो है वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। एक है मौसमी पवन, ये पवन जो है विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवन, स्थानीय पवन, ये पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन के किसी समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री संगीत। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखो आपको प्रॉपर जो है एक बताया गया है कि कैसे क्या कौन-सी पवन चलती है। चक्रवात प्रकृति आवेश जब जैसे चक्रवात आता है, तो चक्रवात जो है पूरा बहुत खतरनाक होता है चीज़। वो पूरा जो है एक साथ चक्रवात अगर आता है तो घर चाहे जो भी पेड़ जितने भी चीज़ हो गए सबको एक साथ उड़ा के ले जाता है, नष्ट कर देता है। जैसे बात करें उड़ीसा ही, उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो चक्रवात है, उसका काफ़ी खतरा बना रहता है। क्योंकि उससे जो है काफ़ी खतरे आती है, ठीक है? तो आप देख सकते हो, पूरा न्यूज़ पढ़ सकते हो। इसमें जैसे एक होता है आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब क्या होता है कि जैसे जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, तो यह जो है जलवाष्प बन जाता है और वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा तो आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है, तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे-जैसे वायु गर्म हो जाती है, इसका जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाता है। आधे दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीने आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है और जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है और आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं और इनके इंजन से निकली नमी संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है और पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाली वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से प्राप्त होता है और पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृति पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवात वर्षा। याद रखना, तीनों ये देखो एक आपका चक्रवात वर्षा कुछ इस तरह से आता है, पर्वतीय वर्षा कुछ इस तरह से और एक आपका आएगा तीसरे नंबर का संवहनी वर्षा, ठीक है? तो चलेंगे अब आगे। अब जैसे पौधा है, पौधा तथा जीव है। अब जैसे पौधों और जीवों में जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे धरातल को ताजा जो जल प्रदान होता है और यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसलिए विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो जितने भी आपको चैप्टर में जितने भी मेन जितने भी पॉइंट थे वो सारे बता दिए गए, प्रॉपर जो है एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन कर दिया गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको चैनल पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को शेयर करिए और आगे का आपको जो है किस सब्जेक्ट पर जो है किस चैप्टर पर क्लासेस चाहिए एनसीईआरटी का वो हमें कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस के साथ। बाकी देखो इसमें जितने भी सवाल है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको लगाना है। ठीक है जी, ले लिए स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया, इसको भी ले लो, ठीक है? चलिए और यहाँ पर भी, इसको तो आप खेलने के लिए आप लगा सकते हो, ये देखो, इसको भी आपको ले लेना है, ठीक है?
तो इतने जितने भी सवाल हैं इन सभी को आप कर लीजिएगा, कमेंट में भी अगर आंसर देना होगा दे दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।